का डेफिनेशन क्या, करंट किसको कहते हैं? करंट एक होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट होता है बेटा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है वो होता है आपका एवरेज करंट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको चार्ज देके एवरेज करंट पूछे, चार्ज गिवन हो एवरेज करंट पूछे तो आप बोलेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और अगर करंट देके एवरेज करंट पूछे तो सर करंट गिवन है और एवरेज करंट पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल इंस्टेंटेनियस करंट गिवन है, मान लो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और तुमसे एवरेज करंट पूछ रहा है, तो सिर्फ एवरेज करंट का ही नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चीज के एवरेज का वैल्यू होता है उसी का इंटीग्रेशन कर दो, किसका, जिसका एवरेज तुम्हें निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, ये बक्से का एवरेज आ जाएगा। सर बक्से का एवरेज मतलब बक्सा में अगर तुम वेलोसिटी रखोगे तो वेलोसिटी का एवरेज आएगा, बक्सा में एक्सीलरेशन रखोगे एक्सीलरेशन का एवरेज आएगा, बक्सा में करंट रखोगे करंट का एवरेज आ जाएगा। कितने लोगों को ये जोरदार तरीके से याद है? फटाफट एक बार हम सब करके ऊर्जा अफजाई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। जब भी कहीं भी डिफरेंशिएशन हो, क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। तो बताइए चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? करंट मत बोलना, करंट मत बोलना, इंस्टेंटेनियस करंट को बताएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट को बता देगा। अरे करंट तो दो तरह के होते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो कौन से करंट को बताएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट को बताएगा। और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व किसको बताएगा? चार्ज मत बोल देना, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज को बताएगा। सर एक ही बात है, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन एक इंस्टेंट पे नहीं होता है, एक इंटरवल में होता है, और इंटरवल में हमेशा आपको किसी भी चीज का चेंज मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे यहाँ पे जनरली गलती करते हैं, जनरली यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं समझिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट रुकना बेटा, मैं कमेंट पढ़ने के लिए खोल लेता हूं, कहीं तुम्हें डाउट आए तो। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमने इंटीग्रेशन किया करंट और टाइम का, या आई वर्सेस टाइम ग्राफ का हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो उसका एरिया क्या बताएगा? एरिया कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताता है, एरिया हमेशा एक इंटरवल को बताता है, एक चेंज को बताता है। जैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताओ तो क्या होगा? बात कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, ग्राफ का एरिया बताओ तो क्या होगा? बताओ तो क्या होगा? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा बताओ तो? सर एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये डेल्टा वी को बताता है। समझ में आ गया? तो गलती से 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चे कहते हैं करंट टाइम ग्राफ का एरिया चार्ज को बताएगा, नहीं टोटल फ्लो ऑफ चार्ज को बताएगा। और चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट को बताएगा, नहीं करंट को नहीं बताएगा, इंस्टेंटेनियस करंट को बताएगा। एक बात ध्यान में घुसा लेना, एक बात दिमाग में घुसा लेना, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है और इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। होप सो तुम्हें याद होगा। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आगे लिख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एक होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। करंट के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। इस पर नीट में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया इस फॉर्मूले पे, आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बेटा? यूनिट वॉल्यूम। यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। ई है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर एक्सीलरेशन इनटू टाइम, और एक्सीलरेशन होता है फोर्स बटा मास। स्मॉल ई कैपिटल ई फोर्स, स्मॉल ई कैपिटल ई फोर्स ही तो हुआ है, बराबर क्यू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, क्या लिखेंगे? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले मिलते हैं बेटा आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले मिलते हैं, आई बराबर एन ए वीडी, इसको लिख सकते हो ना, वीडी बराबर आई बटा एन ए, वीडी बराबर आई बटा एन ए। और एक होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या जरा बताना, एम क्या जरा बताना, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल का मास नहीं है ये, किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट एमआर स्टार सीरीज पे ले चलते हैं। एमआर स्टार सीरीज किसको कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी है, देखो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी है, ये भी फॉर्मूला आता है। अब इतना ज्यादा फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे? तो इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक सीक्वेंस है, समझना, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रटो। किसका बेटा? कंडक्टिविटी का। किसका रटोगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। टाउ टाउ, इसको टाउ मत बोलना, टाउ जी नहीं, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टाउ टाउ। सिग्मा बराबर होता है बेटा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। सिग्मा बराबर क्या होता है? कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज अ इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी 1 अपॉन कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी में याद है तो या वैल्यू पुट करो तो इसका उल्टा हो जाएगा, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टिविटी। हम जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। क्या होता है बेटा? रो एल बाई ए। रो की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आर बराबर हो जाएगा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। क्या हो जाएगा? एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। यहां पे लिख दिया इन्होंने एम एल एन ई स्क्वायर, ये टाउ है, एम एल स्क्वायर। यार एक तो इन्होंने टाइपिंग करने के लिए दे दो ना,
बेवकूफ लोग कैसे अजीब से टाइप कर देते हैं, मैं तुम्हें खुद से बताता हूं। सिग्मा बराबर होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये तेरा कंडक्टिविटी है, मानता है? हाँ सर ये कंडक्टिविटी है। इसका उल्टा करूंगा तो रेसिस्टिविटी होगा का? हाँ इसका उल्टा कर दूंगा तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा इसका उल्टा एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। हम जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए, जानता है? हाँ सर। तो रेसिस्टेंस बराबर होगा, रो की वैल्यू ये रही, एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये आ गया रेसिस्टेंस, ये आ गया तेरा रेसिस्टिविटी। अब सुन, अगर रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई से मल्टीप्लाई कर दे तो वोल्टेज मिल जाएगा, तो वी बराबर आएगा तुम्हारा एम एल आई बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। क्या ये? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आगे सुनना, क्या ये बात याद आया? क्या ये बात याद आया? उसके बाद समझो, उसके बाद समझो बेटा, उसके बाद समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी बराबर एक और आपने पढ़ा था स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। क्या ये फॉर्मूला सीक्वेंस में आपको याद हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला है। इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर तुम सिग्मा से याद करके चलोगे ना तो धड़ाधड़ ये सारा फॉर्मूला आप लिख पाओगे। क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ रहा? सुन, ये इस तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना कि आंख बंद करके इसको तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई तो। देख इधर मैं बताता हूं। सिग्मा इज इक्वल टू, याद रख ले, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये सिग्मा है। रो बराबर होता है 1 अपॉन सिग्मा, तो सिंपल बात है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम का उल्टा, तो एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, ये आ गया था रो। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, तो आर बराबर क्या होगा? रो की वैल्यू रखो, तो एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। कई बार डायरेक्टली रेसिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मुला पूछ लेते हैं, ये है रेसिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मुला, ये है रेसिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मुला, एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए, जहां पे ये है तो होता है तेरा रेसिस्टिविटी। तभी तो कहता है रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, आर बराबर रो एल बाई ए, यही तो फॉर्मुला है। अब और सुन, वी बराबर आई इंटू आर, आर का फॉर्मुला ये रहा, देख, एम एल आई बटा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। बोल, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, यहां सेट है, यहां। तो कैसे सेट कर लिया? अरे ऐसे सेट किया, सिग्मा को रटा, सिग्मा का उल्टा किया, सिग्मा का उल्टा किया, रो आ गया, रो एल बाई ए आर होता है तो आर आ गया, आर को आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ गया। अब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी साहब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, सॉरी मोबिलिटी, नॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बता दिया, मोबिलिटी होगा तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वीडी एंड ई, ये याद रखना है आपको। भले ही मोबिलिटी के फॉर्मूले में आपको वीडी और ई दिख रहा, लेकिन मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। रीजन क्या है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और नीचे ये कैपिटल ई पुट करेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो ओरिजिनल फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आता है स्मॉल ई टाउ बाई एम। बोल, मानता है? ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, और नीट में डायरेक्ट इससे सवाल पूछा है, डायरेक्ट इससे नहीं, इससे। सिग्मा बराबर होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, क्लियर है? सिग्मा बराबर एन ई म्यू लिख सकता हूं क्या मैं? सिग्मा बराबर एन ई म्यू, सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट ये सवाल नीट में पूछा है, डायरेक्ट। सर हमको नहीं आया बेटा, देख बताता हूं, सुन। सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम तूने पढ़ा? हाँ पढ़ा सर। इसमें एन ई स्क्वायर को लिख ई इंटू ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब मुझे बता ई टाउ बाई एम को क्या लिख सकता है? अरे सर म्यू, तो पुट कर दे और बोल सिग्मा बराबर एनी म्यू आया कि नहीं आया? सिग्मा बराबर एनी म्यू आया कि नहीं आया? बच्चे साहब संघर्ष करते हैं इसको याद रखने के लिए, संघर्ष करते हैं जीवन भर इसको याद रखने के लिए। बताओ ये तुम्हें चमका कि नहीं चमका? एनी म्यू, सिग्मा बराबर एनी म्यू, सिग्मा बराबर एनी म्यू, एकदम सीक्वेंस में चल रहा नहीं चल रहा। करंट डेंसिटी होता है बेटा करंट अपॉन एरिया, लेकिन ये काम चलाओ फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट टर्म्स में, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट खोलेगा ये आएगा जे ए कॉस थीटा। क्या आएगा? करंट जे ए कॉस थीटा। लेकिन जनरली हम कहते हैं किन दोनों के बीच में, करंट डेंसिटी और एरिया जो वेक्टर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो हम यहां से लिख सकते हैं जे बराबर आई बाई ए। अच्छा, करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं जे बराबर आई को लिखेंगे एन ई ए वी डी बटा ए से ए कटेगा, जे बराबर आएगा एन ई वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई? कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। ये जनरली कांस्टेंट होता है, तो हम कहते हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरी बात सुनिएगा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल होती है, डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। कई बार पूछे साहब, कई बार पूछे, डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यहीं से देखिए, J बराबर एनी वीडी, वीडी की वैल्यू पुट करते हैं, एनी वीडी की वैल्यू पुट करते हैं। सर वीडी होगा स्मॉल ई टाउ बाई एम, हाँ यही तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी वीडी होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये वीडी म्यू रख दिया था हमने। हाँ सर ठीक है। अब यहां से देखो एन ई इंटू ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम तो सिग्मा होगा, हाँ तो J बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को कह सकते हैं सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है तेरा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का बेटा वेक्टर फॉर्म है, जे वेक्टर बराबर सिग्मा। बताइए समझ आया कि नहीं है? बताइए समझ आया कि नहीं है? बताइए मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ मजे आए कि नहीं आए? भाई साहब जे बराबर सिग्मा इंटू ई। अच्छा सर सिग्मा बराबर तो अपन रो होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर। अरे खुशी खुशी,
खुशी खुशी, खुशी कौन है? तुम्हारी चेहरे की मुस्कान। बता, समझ आया? और कोई फॉर्मूला? उससे पहले ये सारा कुछ जो सिमेट्रिक फॉर्म यहां लिखा है मैं एक बार और बता देता हूं। देखो आई बराबर, सॉरी ये जे है, जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर एनी वीडी आ जाएगा, जे बराबर सिग्मा ई आ जाएगा, ई को हम रो जे भी लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा अपन 1 अपन रो होगा, रो उधर चला जाएगा। म्यू होता है बेटा वीडी बाई, लेकिन वीडी की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू ई आ जाएगा। क्लियर है क्या? आई बराबर जे डॉट ए, समझ आ रहा? पावर का फॉर्मुला देखेंगे, अगर हम पावर का फॉर्मुला देखते हैं तो पावर होता है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बटा। ये हम फॉर्मुला तब लगाते हैं जब करंट हमें पता हो, ये फॉर्मुला तब लगाते हैं जब हम वोल्टेज से पता हो। ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्या बेटा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये इंटू है, इंटू टी। बल्ब अगर सीरीज में हो, बल्ब अगर सीरीज में हो तो उसमें जो नेट पावर कंज्यूम होता है, नेट पावर कंज्यूम होता है वो 1 अपॉन पहले का रेटेड पावर, 1 अपॉन दूसरे का रेटेड पावर। ये सीरीज में पैरेलल तरीके से पावर ऐड करते हैं, सीरीज में हम पैरेलल तरीके से पावर ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडक्टेंस, एक और फिजिकल क्वांटिटी आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है बेटा 1 अपॉन रेसिस्टेंस, 1 अपॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं रो एल बटा ए, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है क्योंकि रेसिस्टिविटी वेरी करता है। तो हम एक रिलेशन लिखते हैं आरटी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे जो अल्फा है उसको कहते हैं अल्फा आर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस किसी भी टी टाइम पे जो रेसिस्टेंस होता है, सॉरी टी टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस होगा इज इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूं, अल्फा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, डेल्टा आर बटा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर नॉट, तो क्या ये दोनों फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है? आराम से देख के बताइए, क्या ये दोनों फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है? दिमाग में कैलकुलेशन करिए बेटा, आप नीट के फाइनल पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आप नीट के फाइनल पड़ाव पे पहुंच गए, आप इसको देख के दिमाग में कैलकुलेशन करिए और बोलिए क्या एक्जैक्टली सेम है क्या। देखते हैं, कोई नहीं बोल पा रहा। 1800 बच्चे लाइव है लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा। नहीं कह रहे यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। कैसे बताऊं? आर नॉट को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट है तो आर नॉट को अंदर ले जाओ, तो होगा आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। फिर इस आर नॉट को इधर लाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा आर डेल्टा टी। अब आर नॉट और डेल्टा टी को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा आर। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, पावर का पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल एडिशन होता है। बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो नेट कंज्यूम्ड पावर याद रखना वो होता है P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 इज द नेट पावर कंज्यूम्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीटर कॉइल, हीटर कॉइल, भाई साहब अंग्रेजी का डैश कर दिया इसने। हीटर कॉइल, अगर हीटर कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करके आपसे पूछता है कि पहला हीटर कॉइल T1 टाइम में पानी गर्म कर रहा है, दूसरा हीटर कॉइल T2 टाइम में पानी गर्म कर रहा, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी देर में पानी गर्म करेगा? तो सिंपल याद रखिएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। और अगर हीटर को पैरेलल में जोड़ा है, कैसे में जोड़ा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, नहीं हीटर ही तो लिखा है यहाँ, टी नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हीटर कॉइल का हो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो T इज इक्वल टू होगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। क्या होगा? T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये मैंने बहुत सीक्वेंस में कितना सही तरीके से पूरा लिख दिया। ये मैंने तुम्हें मोबिलिटी बता दिया, यहाँ वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी जे बराबर सिग्मा ई बता दिया। रेसिस्टेंस का एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। आर बराबर तुम जानते हो रो एल बाई ए, सर हम जानते हैं। मान लो ऊपर में एरिया से मल्टीप्लाई और नीचे में एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ऊपर अगर एरिया से मल्टीप्लाई करो, नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा रो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम बटा एरिया स्क्वायर। देखते चलना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं इसमें ऊपर लेंथ से मल्टीप्लाई करो, नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? नीचे एरिया इंटू लेंथ, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम और ऊपर हो जाएगा रो एल स्क्वायर। अगर मैं इस वॉल्यूम को लिख दूं मास बटा डेंसिटी तो हो जाएगा मास और डेंसिटी चला जाएगा ऊपर, सिग्मा रो पहले से था इंटू एल स्क्वायर। अब मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो देख के तुम्हें एकदम ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा। जो तुम एनसीईआरटी में और क्लासों में मैंने खुद 3-3 पेज में कराया उसको मैं एक लाइन में कैसे कराता हूं, देख सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूं कि एरिया कांस्टेंट है, देखो किसी एक मटेरियल के लिए रो तो कांस्टेंट ही रहता है, रो को छोड़ो गोली मारो। अगर एरिया कांस्टेंट है तो साफ साफ तुमको दिख रहा है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखो ना, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जब आप एरिया को क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट ही होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आर। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? स्ट्रेच करने के केस में, कंप्रेस करने के केस में, मेल्ट करके नया जब बनाते हैं, इन सब केस में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या देखो, अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सर सही है। अगर मैं बोलूं कि मैंने सेम मटेरियल का मतलब रेसिस्टिविटी और ये डेंसिटी लिखा, ये सिग्मा क्या है? डेंसिटी। यहां पे सिग्मा डेंसिटी को बता रहा है, वॉल्यूम बराबर लिखा है मास अपॉन डेंसिटी, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बटा मास आ रहा। खत्म। अगर लेंथ में 5% से छोटा चेंज हो तो डेल्टा आर बटा आर हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल।
अगर लेंथ में 5% से छोटा चेंज हो तो डेल्टा आर बटा आर हो जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल। बच्चे आज भी कंफ्यूज होकर सवाल पूछते हैं कि सर यहां पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कैसे हो गया। रेसिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एल होता है बेटा जब एरिया कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब नीट में इस पर पिछले 20 साल में 6-7 सवाल पूछे। 6-7 सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे कि एक वायर को खींच के उसका लेंथ डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। नीट 2016 का सवाल है, 16-17 का सवाल है। एक वायर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। एक वायर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ। 4 गुना, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। कई बार रेडियस को भी चेंज करते हैं, रेडियस को। तो देखना देखना, अच्छा एक चीज इसमें और रह गया, एक चीज और रह गया। अगर बेटा लेंथ को कांस्टेंट मान लूं, लेंथ को पूरा लिख देता हूं, लेंथ को अगर कांस्टेंट मानूं तो रेसिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। तब जब लेंथ को कांस्टेंट मानूंगा, और जब वॉल्यूम को कांस्टेंट मानूंगा तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर होगा। क्लियर बेटा, चलो हो गया खत्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चार्जिंग का, चार्जिंग ऑफ सेल। जब सेल को चार्ज करते हैं ना तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, क्या बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल, वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है E प्लस IR। लेकिन अगर सेल को डिस्चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, क्या होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल, वो होता है E माइनस IR। जब डिस्चार्ज करते हैं ना तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है E माइनस IR, जहां पे E आपका EMF, I है फ्लोइंग करंट और स्मॉल r है रेसिस्टेंस, स्मॉल r है रेसिस्टेंस। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल लोड में कब जाता है, तो P मैक्सिमम तभी होता है जब इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैक्सिमम पावर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंटरनल रेसिस्टेंस, कौन सा बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए तभी पावर मैक्सिमम जाता है, तभी पावर मैक्सिमम जाता है। क्या ये तीनों चीजें अच्छे से याद हो गई। नीट में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इस पे 10 साल में 3 सवाल पूछे।